जैसे कि हमने प्रोग्राम में बार बार ये बात की है कि फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर थी, फिर पाक सऊदीया मुआहिदा था, पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ किरदार है, अभी उस पर गुफ्तगू होनी थी, उसके मेरिट्स पे बात होनी थी। बड़ा फ़ख्र हो रहा था पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर, लेकिन बीच में ये जो दो मसाइल आए, मोहतरमा शमा जुनेजो की सूरत में, ख्वाजा साहब के इंटरव्यू की सूरत में, इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दो मामलात ने बड़े मामलात को उनके ऊपर हावी हो गई। ये मामला मुसलसल सोशल मीडिया पे लेके, ये सोशल मीडिया की सिर्फ आवाज़ नहीं, आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म को देख लें, BBC से लेके डॉन से लेके हर बड़े अखबार में, हर बड़े इदारे में इसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि ये शेयर एम्बैरेसमेंट है कि जब मेरे मुल्क का वज़ीर दिफा कहे कि मेरे पीछे बैठी खातून को मैं नहीं जानता, और सोशल मीडिया उन्हीं के साथ खड़ी तस्वीर लेके सामने रखे कि जनाब आप जानते हैं, और फिर उसी खातून को आपने तमगा भी दिया हो, उसने कारकर्दगी का या जो भी तमगा आपके पास में था देने के लिए। सो ये कैसे हुआ? एक एटमी मुल्क, उसके सरबराहान ममलिकत वहाँ मौजूद हैं, और एक खातून के बारे में इज़हार लाताल्लुक़ की दफ्तर ख़ारजा भी कर रहा है, वज़ीर दिफा भी कर रहे हैं, और वो खातून कह रही है मुझे तो वज़ीर आज़म ने नॉमिनेट किया था। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, काफ़ी वक्त गुजर चुका है, 3-4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक क्या हुकूमत को समझ नहीं आ सकी कि ये मोहतरमा कैसे गई? डॉन अखबार में बाक़िर सज्जाद साहब की स्टोरी है, जो कहते हैं कि एक सीनियर सियासतदान, नाम नहीं लिया, उनके कहने पे आखिरी मौके पे इनको वफ्द का हिस्सा बनाया गया। मोहतरमा खुद अपने ट्वीट में कह रही हैं कि मैं वज़ीर आज़म से कई महीनों से उनके साथ काम कर रही हूँ, पाक भारत जंग के दौरान मेरे पॉलिसी ब्रीफ्स, एडवाइसेस और पॉइंट सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझे वज़ीर आज़म ने UN की तकरीर लिखने का टास्क दिया और ख़ुद वफ्द का हिस्सा बनाया। सर, कौन किससे झूठ बोल रहा है? सर, ये क्या मजाक है? देखिए, बड़ा एक सीरियस मामला है, और मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से, और मैंने मुतवातिर तौर पे ये एक मौक़िफ़ लिया है। मैंने ओवर द वीकेंड भी जब मेरे से ये सवाल पूछा गया तो मैंने कहा कि वज़ीर आज़म के दफ्तर को जो है इसमें वजाहत करनी चाहिए और वहाँ से क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। अलेजिडली उनके जो ट्विटर अकाउंट से जो वजाहत आई है इस तमाम तर सिचुएशन के बाद, तो उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म के साथ काम कर रही थी और उन्होंने ही मुझे डेलीगेशन का हिस्सा बनाया। तो मैं ये समझता हूँ जामी साहब कि वज़ीर आज़म ऑफिस को, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, PMO ही डेफिनेटली इसको क्लैरिफाई कर सकता है, क्योंकि फॉरेन ऑफिस की एक स्टेटमेंट वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, जो X पे आई, उसके साथ जो ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट है वो भी मैंने देखी। और ऐसी बात नहीं है, आजकल तस्वीरें जो हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही होती हैं, और जो तस्वीरें खिंची भी गई थी और जो पहले की तस्वीरें थी, आज की तस्वीरें हैं, आज से मुराद के जो उस इवेंट की, जिस इवेंट पे कहा जा रहा है कि मुझे नहीं पता मेरे पीछे कौन बैठा था, उस इवेंट की तस्वीरें भी आ चुकी हैं, और उस पर बड़ा एक लंबा चौड़ा उन्होंने अकाउंट भी दिया है कि हम 40 मिनट गालबन इंतज़ार करते रहे, अकॉर्डिंग टू शमा जुनेजो साहिबा, के हम इंतज़ार करते रहे और चाय भी पी और गाड़ी में भी इकट्ठे बैठ के गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये डिनाई नहीं करनी चाहिए चीज़ें इस तरह। वो वफ्द का हिस्सा थी, अगर वज़ीर आज़म ने उनको वाक़तन वफ्द का हिस्सा बनाया है तो ये वज़ीर आज़म का दफ्तर ही क्लैरिफाई कर सकता है, क्योंकि मैं उस वफ्द का हिस्सा नहीं था, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है। लेकिन ये डिनाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी इतराफ़ से, बिकॉज आप एक डेलीगेशन का जब हिस्सा होते हैं, एटलीस्ट ऑन ऑल द डेलीगेशंस दैट आई बीन ऑन, हमें पता होता है कि डेलीगेशन में कौन कौन जा रहा है, कौन कौन आया है, किसका क्या रोल है, किसका क्या टास्क है, किसकी क्या जिम्मेदारी लगाई गई है, तो ये पता होता है आपको। ये तो ऐसे आंखों पे उंगलियां रखने वाली बात है या आंखों पे पट्टी रखने वाली बात है कि मुझे मालूम नहीं या मुझे पता नहीं। ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उसको क्लियर होना चाहिए। ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है तमाम तर लोगों के लिए, और उनको बिल्कुल चाहिए कि ये इसको क्लियर होना चाहिए। वो अगर वो इस चीज़ को क्लेम भी कर रही हैं तो उनके इस क्लेम को भी कम से कम जो है फिजल आउट होना चाहिए कि क्या सच है, क्या झूठ है और हकीकत क्या है। फैसल फरीद साहब, आपको कोई समझ आ रही है? एक बड़ा इस्लामी मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, जो अभी रिसेंटली मैक्सिको फ्रंट पे ऊपर जा रहा है और ये कंट्रोवर्सी ले डूबी है, मुसलसल एम्बैरेसमेंट का बायस बन रही है। वज़ीर दिफा के मल्टीपल ट्वीट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए। तमगा मिला तो आसन इकबाल साहब के बाद शुक्रिया अदा कर रही हैं। पाकिस्तान के UK में हाई कमिश्नर उनको तमगा इनायत कर रहे हैं। जब फलों का मौसम आया तो मैंगो डिप्लोमेसी के फल भी उन तक पहुँचे और वो एयरफोर्स 1 में बैठी, वो तकरीर लिखने का दावा कर रही हैं, सीक्रेट फाइलों तक एक्सेस के ऊपर ट्वीट कर रही हैं।
और मेरे मुल्क का वज़ीर दिफा कह रहा है मैं इन्हें जानता नहीं, हालांकि मल्टीपल ट्वीट्स और तस्वीरें उनके साथ मौजूद हैं, अहले खाना के साथ मौजूद हैं, और वो फिर उसमें यूएनएससी के इजलास में पीछे बैठी भी हुई हैं। डज इट मेक एनी सेंस जो अभी तक हुकूमत का इस पर रद्द-ए-अमल और वजाहत है? देखिए जामिर साहब, जो हुकूमत का रद्द अमल है वो तो ज़ाहिर है, अगर उनके अपने वज़रा नहीं मुतमईन तो हम और आप तो बिल्कुल भी नहीं मुतमईन। यानी मैं तो समझता हूँ कि आप मुझे बताइए ना कि एक उम्र होती है, एक ज़हनी जिस्मानी सलाहियत होती है, जब आपने बंदों को भर्ती करना होता है। एक ख्वाजा आसिफ का ये पहली दफ़ा नहीं है काम। वो पिछले जब से जंग हुई है आप देखिए मुसलसल एम्बैरस कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और कभी अपना हुकूमत को, अपनी जो बोंगियां मार के जो है बिल्कुल। एंड आई थिंक ही हैज लॉस्ट इट, कि वो तो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहाँ पे उनको बिल्कुल घर में आराम करना चाहिए और एनएडआर की सीट वापस करनी चाहिए। आई एम सॉरी टू से कि इफ ही इज अ डिफेंस मिनिस्टर एंड दैट इज आवर चॉइस, आई थिंक इट्स अ पूरेस्ट चॉइस अवेलेबल लॉट में। कोई और बेहतर आदमी नहीं है जिसको आप लगा सकें। यानी एक शख्स उठता है और वो हमेशा अपनी बदजबानी से, अपनी नाहली से, अपनी कम अकली से ऐसी बात कर देता है कि जो असल जो है चीज़ें उनसे तो जो हटा के कंट्रोवर्सीज बना देते हैं। यानी एक चीज़ होती है ना, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप नेशनल एम्बैरसमेंट कॉज कर रहे हैं सबको। नहीं चलें फैसल साहब, आप मेरा ख्याल है आप आपका ज़ाती नुक्ता नगाह किसी की उम्र या जहनी हालत के ऊपर तो हम तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कंसर्न ये है, मेरा कंसर्न सर ये है, मेरा कंसर्न ये है कि लेट्स पुट हिम असाइड फॉर अ व्हाइल, लेट्स पुट हिम असाइड। How about the foreign office? No, sir, how about the foreign office? Foreign office जो है इसका मतलब है वजीर खारजा, इसका मतलब है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो फॉरेन ऑफिस भी जब ये डिनाई कर रहा हो तो मैं किससे सवाल करूं जी? वजीर दिफा ने तो कर दी तरदीद कि मैं नहीं पहचानता। झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं। अभी तक जो है वो मामला जो है हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब मैं ये कहना चाह रहा था, जब आप इंडिया के खिलाफ या दुश्मन के खिलाफ रिस्पांस देते हैं तो हम आपकी मोहब्बत में नहीं, हम मुल्क की मोहब्बत में आपके उस पर हमने करना होता है। हम उसमें ज़ाहिर है हमारा एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि हमने हिंदुस्तान की जो वो तो बिल्कुल ही इंतहाई घटिया और मतलब रांधा दरगाह लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, मोदी और उसकी पार्टी। और वो चलिए अब मेरे पास चूंकि वक्त कम है, जरा सियासी मौजू पे भी मैं आपकी टेक ले लूं, फिर बैरिस्टर साहब के पास जाना है। ये खैर हुई है आज गंडापुर साहब के लिए दरवाजे खुल गए जनाब, उनकी तो मुलाकात नहीं हो पा रही थी, 3.5 घंटे की मुलाकात। फैजल साहब क्या खबर अंदर की, क्या तय पाया? सर अभी मेरी बात नहीं हो सकी थी, वो सीएम भी बिजी थे, और अभी उनका एक ऑफिशियल जो वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी है उसने तो कोई और बात की है, और अभी अली अमीन ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस मुलाकात में जो खुशगवारी का अंसर कम होगा, अच्छा, ना खुशगवारी का अंसर ज्यादा होगा। अच्छा। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक, अपनी देखो ना बैरिस्टर साहब चेक करो, बैरिस्टर साहब चेक करो, अपनी बारी आई तो कहते इस पे ज्यादा बात नहीं मैं करूंगा, है ना? आपकी बारी आती है तो कहते हैं बात नहीं करते। लेकिन बैरिस्टर साहब आपने भी तो कमाल कर दिया। मेरी लड़ाई करानी हर वेले नहीं, मैं लड़ाई नहीं करवा रहा, जो अपनी बारी आती है तो कह देंगे इस पर ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। और बैरिस्टर साहब को आप कहते हैं कि वो चेयरमैन पीसीबी से लेके आप कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब चेयरमैन पीसीबी से लेके और शमा जुनूजी वाला मसला इसी प्रोग्राम में हल करके उठे हैं जी। चलें, अच्छा बैरिस्टर साहब ये तनकीद थी कि हुकूमत मिलने नहीं देती, आज खैर हुई है, हुकूमत ने बड़ी दरियादिली का मुजाहरा किया, दरवाजे खुल गए जनाब, गाड़ी अंदर गई, 3.5 घंटे की मुलाकात, 2 घंटे की। देखिए जामी साहब, बात यह है कि ये गिला और रहा है या शिकवा था कि मेरी मुलाकात नहीं होती, हालांकि पहले भी किसी ने को मना नहीं किया उनको मुलाकात करने से, वो खुद ही अवॉइड शायद करते थे मुलाकात करने से। और आज मेरे ख्याल से जो वो कहते हैं सूद समेत जो टाइम था वो तमाम तर टाइम जो है उन्होंने कंबाइन किया, और पिछली जितनी मुलाकातें एलिजिडली जो कहते हैं हुकूमत नहीं करवाती, जो शायद वो खुद नहीं करना चाहते थे, आज वो सारा टाइम जो पिछली मुलाकातों का था वो उन्होंने जोड़ जाड़ के जो है 3.5 घंटे लगाए। क्या गुजारिशात पेश की ये अब मेरे इल्म में तो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ सरजनिश भी हुई होगी, जाहिर बात है। पेशावर का नाकाम जो जलसा था, पूरे पाकिस्तान से अगर आपने 5-6 हज़ार बंदा ही इकट्ठा करना था
तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली कुर्सियों के साथ। और वहाँ पे आप देखें एमेचर वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ के सपोर्टर्स, वहाँ के जो लोग जो जलसा गाह में गए, जब अली अमीन साहब तकरीर करने आए, उन्होंने अपने पाँव से जूतियाँ उतार लीं। मतलब अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा माहौल बन गया और जूते फेंकने की कोशिश की, उन्होंने फटाफट अपनी तकरीर रैप अप की और फिर चले गए। तो ये सरजनिश तो हुई होगी। एक नाकाम पावर शो जो कहना चाह रहे थे कि हम पावर शो करेंगे और वो नाकामी में बदल गया, जो असल हकीकत है। मैं तो ये थ्रू एंड थ्रू कहता आया हूँ कि बनियान मरसूस के बाद, मार्का हक के बाद ग्राउंड रियलिटीज़ यकसर तब्दील हो चुकी हैं और मुख्तलिफ हैं। शायद अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक पॉपुलिज्म या पॉपुलर सपोर्ट जिसका वो दावा करते थे, वो अब ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। अच्छा।